31 सिद्धार्थ का केयर। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 31 के तरफ। मीरा गेट पर से बाहर निकल रही थी, तभी उसकी नज़र गेट पर खड़े सिद्धार्थ के दोस्त पर पड़ी। ये लोग ऑफिस में काम करने के लिए कम आते हैं और अपनी रिश्तेदारी निभाने ज़्यादा। अपने मन में इतना बोल मीरा उनके और बढ़ने लगी। ये खरूश भी आने वाली है, अभी तुमने ये क्यों नहीं बताया कृति? सलोनी कृति को पीछे से मारते हुए बोली। अरे तू नॉर्मल रह बेबी, वो बॉस है तो वो भी जाएगी, इतना तो कोई भी जनता है। तू चिल कर, इंसान ही है, वो भी हमारे तरह। लिजा सलोनी को शांत कराते हुए बोली। गुड मॉर्निंग मैम। मीरा को सामने से जाते देख सीड के फैंस बोले पर मीरा बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। ओह ऑल द बेस्ट सीड। सीड को अपने तरफ आते देख उसके फैंस बोले। थैंक यू, आके मिलता हूँ। इतना बोल सीड तेजी से मीरा की ओर निकल गया। अभी उसके लिए सबसे ज्यादा मीरा का साथ था। मैं आगे बैठूंगी। कार के पास जाते ही संध्या ड्राइवर के बगल का गेट पकड़ते हुए बोली। क्यों? वो ऐसे ही मेरी उसकी लड़ाई चल रही है, इसलिए मुझे उसके साथ नहीं बैठना। इतना बोल संध्या आगे की ओर बढ़ गई। सीड के मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे। भाई बिना मेहनत के मीरा के साथ बैठने का मौका जो मिल गया। सीड तेजी में जा कार में बैठ गया। सीड, मीरा और संध्या के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया। कार में शांति थी। मीरा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। सीड उसको बिना अपने पलखे झपकाए देखे जा रहा था और उन दोनों के साथ बैठी संध्या जिसके पास ना तो कुछ करने को था ना ही किसी को घूरने, वो बेचारी चुपचाप बैठी थी, ये देखते हुए कि उसके साथ बैठे लोगों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा। संध्या ने कार में लगे रेडियो को ऑन कर दिया। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा तेरे दिल से ए दिल ब दिल मेरा कहता है प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। तेरे दिल से ए दिल ब दिल मेरा कहता है प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। हे। धीमी धीमी आग से एक शोला भटकाया है दूर से, तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। धीमी धीमी आग से एक शोला भटकाया है दूर से, तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकलूंगा। जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट हुआ, संध्या मीरा और सीड की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। मीरा के लिए ये नया नहीं था। संध्या जब भी उसके साथ बैठती थी ऐसी फालतू काम किया करती थी। गाना की आवाज़ सुन मीरा नज़र उठा संध्या को देखने के लिए मुड़ी। उसको लगा था उसके बगल में संध्या बैठी है। अपने बगल में सीड को बैठे देखकर वो चौंक गए। वो उसने सामने देखा, आगे संध्या गाने को एंजॉय कर बैठे बैठे डांस कर रही थी। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मीरा सीड को अपने आप को घूरते देख बोली। सीड कुछ नहीं बोला, वो बस अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसको घूरे जा रहा था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सीड को ऐसे ही बिना कुछ बोले मीरा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। नहीं, ना तो मेरे कान खराब हुए हैं, ना ही तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। मैं वही देख रहा हूँ जो मुझे देखना चाहिए। सीड मीरा के करीब उसके कानों के पास बोला। गाना बंद करो। सीड के इतना बोलते ही मीरा ने गुस्से में कहा। संध्या बिना उसके बातों की ओर ध्यान दिए अब राते लबिया सॉन्ग गाए जा रही थी। बेबी, क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? उसको सॉन्ग एंजॉय करने दो। और हम इतना बोल वो मीरा के करीब आने लगा। दूर हटो। इतना बोलते हुए मीरा ने सीड को धक्का दे दिया। धक्का खाते ही सीड थोड़ा दूर हुआ। मीरा संध्या को कुछ ना बोलकर इस बार खुद ही सीड से थोड़ा सामने के तरफ झुककर रेडियो बंद कर देती है। कितना अच्छा सॉन्ग था, तूने बंद क्यों किया? वो थोड़ा बच्चों के आवाज में बोली। क्योंकि हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं। इतना बोल मीरा फिर से अपनी नज़रें लैपटॉप पर गड़ा लेती है। वहीं बैठा सीड अब थक गया था। खुद की इतनी बेइज्जती होते देख उसको एहसास हो गया था कि वो अब और कोशिश नहीं कर सकता इस रिश्ते को बचाने की। वो यही सब सोचते हुए वो अब मीरा की ओर ना देखकर खिड़की से बाहर देखने लगा था। गाड़ी ऐसे ही शांति से चल रही थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। संध्या तो बेचारी अब अपने मोबाइल देखते देखते उब गई थी। अचानक ड्राइवर ने कार को झटके से रोका। ऐसा लगा जैसे कि सामने कुछ आ गया था। सॉरी मैडम, वो सामने एक बिल्ली आ गई थी। इतना बोलते ही ड्राइवर पीछे मुड़ा अपने मैडम को देखने के लिए। अचानक ब्रेक लगने के कारण सामने बैठी संध्या और पीछे बैठी मीरा दोनों का बैलेंस बिगड़ा। ओह क्या भैया, सर फोड़ने का मन था क्या मेरा? कार के सामने खुद के सर लगने के बाद संध्या थोड़ा कहराते हुए आवाज में बोली। वहीं जब पीछे मीरा का सर आगे की ओर झुकने वाला था तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
जब मीरा ने अपने आंखें खोली तो उसके सर के पास सीड का हाथ था। कार का अचानक ब्रेक लगते ही सीड ने बिना एक भी सेकंड के देरी किया अपना हाथ मीरा के सामने कर दिया था, जिससे उसको कोई चोट नहीं लगा। सीड के हाथ देखते ही मीरा ने ऊपर सर कर सीड को देखने के लिए मुड़ी। अपने आप के तरफ मीरा की नज़र पाते ही सीड झट से अपने हाथ खींच दूसरी तरफ देखने लगा। पूरी रास्ते खामोशी रही। करीब 20 मिनट बाद उनकी कार रुकी। सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर ठाकुर इंडस्ट्रीज लिखा था। मीरा, सीड और संध्या तीनों बाहर निकले। वाह, कितना बड़ा बिल्डिंग है। सामने उतरते ही संध्या बिल्डिंग की ओर देखी। हम बिल्डिंग देखने या उसके फ्लो काउंट करने नहीं आए हैं, मीटिंग के लिए आए हैं। चलो अब इतना बोल मीरा आगे बढ़ने लगी। सीड अपने ऑफिस की ओर देखे जा रहा था। ये वही जगह था जहां पर बैठकर वो काम करता था। वो भी पर्दे के पीछे यही सोचते हुए वो भी आगे बढ़ा। गेट पर चौकीदार ने उनको सही से चेक किया, फिर वो सेकंड फ्लोर के लिए लिफ्ट ले ऊपर की ओर बढ़े। बैठिए मैम, सर अभी एक मीटिंग में है। वो जैसे ही फ्री होते हैं वो यहाँ आएंगे। सेकंड फ्लोर पर जाते ही मीरा और उसकी टीम को एक लड़की एक खाली कमरे में ले जाते हुए बोली, इनका ऑफिस कितना बड़ा है ना। रूम में आते ही संध्या सभी की ओर देखते हुए बोली, अभी कुमार भी अपने लोगों के साथ आ गया था। जी मैडम, पर हमारा ऑफिस भी कोई छोटा नहीं। हपू जी संध्या की बातों में हाँ मिलाते हुए बोले। अभी मीरा, कुमार, सीड और उनके साथ बैठे सभी लोग रूम में बैठकर प्रेम का इंतजार कर रहे थे। वही प्रेम अपने भाई के कैबिन में था। वो कभी भी उसके चेयर पर नहीं बैठता था। वो सीड के साथ भी और उसके जाने के बाद भी उसी के कैबिन में दूसरे चेयर पर बैठता था। शेखर देखो, मुख एक बार क्या मैं लग रहा हूं ना इस कंपनी का बॉस जैसा। अपने आप को निहारते हुए प्रेम शेखर से पूछा। सर, वो तो आप हो ही ना। नहीं, बॉस सिर्फ भाई है, वरना जैसे तुम वैसे मैं। इतना बोल प्रेम ने टेबल पर से अपने चश्मा उठाया और उसको लगा के फ़ोन उठाकर आगे की ओर जाने के लिए बढ़ा। क्या आप अभी कॉन्फ्रेंस रूम में चश्मा लगाकर जाएंगे सर? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रेम को ऐसे चश्मा लगा कर आगे बढ़ते देख पीछे से शेखर बोला, और नहीं तो क्या तुमको लगता है बिना चश्मे के आज हमारा डर छिपने वाला है? भैया के सामने मेरी मानो तो तुम भी लगा लो। इतना बोल प्रेम आगे की ओर बढ़ने लगा। उसके इतना बोलने की देरी थी कि शेखर भी अपने हाथ में चश्मा लेकर उसका पीछा करने लगा। 32 मीरा को रहना पड़ेगा इंडिया में। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 32 के तरफ। मीरा और उसकी पूरी टीम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बैठे प्रेम और उसके लोगों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब तक वे नहीं आए थे। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला। सामने करीब 22-23 साल का हैंडसम लड़का, मेहरून कलर के 3-पीस कोट पैंट में ब्लैक गॉगल्स लगाए, गेट से एंट्री हुआ। उसकी पीछे से 3 लोग थे, 2 लड़कियां और एक लड़का जो कि ब्लैक कोट में था। ये लड़का भी अच्छा दिखता था। इसकी उम्र पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा थी। आते ही वो में लड़का आते ही सबसे सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। वहीं उसके पीछे आए भी उसके बगल में बैठते हैं। ये कितने हैंडसम है, मैं तो इनको देखने के लिए फ्री में ही काम कर लूँ। संध्या मीरा के कान में जाके, ग्रेट, तो फिर इस प्रोजेक्ट के बाद यहाँ कोशिश करना, क्योंकि टेस्ट तो तुम वैसे भी पास नहीं होने वाली। सॉरी, वो हमें थोड़ा लेट हो गया। प्रेम सर की एक और मीटिंग थी। शेखर चेयर पर बैठते हुए बोला, नो प्रॉब्लम। हाय, मेरा नाम कुमार है और ये हमारी बॉस मीरा राजपूत है। कुमार मीरा की ओर इशारा करते हुए बोला, हेलो मैम, इनको तो आप जानती ही होगी, प्रेम ठाकुर, इंडिया के नंबर 1 कंपनी के मालिक। इतना बोल शेखर भी प्रेम की ओर हाथ दिखाया। हेलो एवरीवन, मुझे लगता है हम ये सब बाद में कर लेंगे, पहले आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं बैठे प्रेम ने थोड़ा रूड लैंग्वेज में बोला, लगता है बॉस पीटने वाले हैं। शेखर प्रेम की ओर देख अपने मन में सोचने लगा। प्रेम के इतना बोलते ही मीरा ने सीड की ओर इशारा किया, जिसके बाद सीड उठा और उसने अपना पेनड्राइव लैपटॉप पर लगा प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दिया। शेखर अपने मालिक के लिए गए काम को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके बॉस बहुत वफादार थे। अपने काम के लिए दूसरे कंपनी में काम करके भी इतना अच्छा प्रपोजल तैयार किया है कि सामने वाली पार्टी मना ही ना कर पाए। वाओ ब्रो, सुपर, आप बेस्ट हो। सीड जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन दिखाकर पीछे मुड़ा, सामने प्रेम अपने चेयर से उठकर उसके लिए ताली बजाते हुए बोला, अभी अभी जो प्रेम ने बोला था, और उसको ऐसे खड़े होकर लगातार सीड के लिए ताली बजाते देख कॉन्फ्रेंस रूम के सारे लोग प्रेम की ओर देखने लगे। अरे रिलैक्स सर, प्रेम का रिएक्शन देख। शेखर जल्दी से उसके पीछे से चुटकी लेट काटते हुए बोला। शेखर के चुटकी काटने ही प्रेम अपने होश में आया।
अभी अभी उसने जो गलती किया है उसके बारे में सोच सोच कर प्रेम की हालत खराब हो गई। वो एक बार अपनी आंखें उठा अपने भाई की ओर देखा। सीड अभी गुस्से में प्रेम का खून करने वाले मूड में घुर रहा था। प्रेम ने गोगल्स लगा रखा है, जिसके वजह से कोई उसके डर को नहीं देख पा रहा था। उस रूम में सभी को खुद को ऐसा देखते देख प्रेम हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। सो प्राउड ऑफ योर विक्रम भाई, मुझे पता था आप ये जरूर कर लेंगे। प्रेम अपने चेयर उठते हुए उसी रूम के खिड़की की ओर जाते हुए बोला। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए सभी लोग प्रेम की ओर चौंकते हुए देख रहे थे। क्या ये इंसान इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग में अपने भाई के साथ कॉल पर लगा था? बॉस ने बचा लिया, धीरे से ये कहते हुए शेखर सभी की ओर देखते हुए बोला। मैं अपने बॉस की ओर से माफ़ी मांगता हूँ, शायद उनके बड़े भाई का कॉल होगा। इतना बोल वो प्रेम की दिशा में देखने लगा। वहीं खड़े सिद्धार्थ गुस्से से अपने भाई और शेखर की ओर घूरे जा रहा था। इतना समझाने के बाद भी प्रेम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो आया और अपने चेयर पर बैठ गया। प्रेम की फालतू वीडियो कॉल का खत्म होने के इंतजार में बैठी मीरा ने एक नज़र उठाकर सीट की ओर देखा, जो गुस्से में सिर नीचे किए अपनी मुट्ठी बांधा हुआ था। मेहनती तो है ये, पर इतना गुस्सा क्या? क्या इसको पता नहीं सामने वाला इंसान कितना अमीर है? इसका गुस्सा इसको ले डूबेगा। मीरा धीरे से बोली। मीरा की बात सुन वहीं बैठे कुमार बोला, बिल्कुल मीरा, सीड काफ़ी इंटेलिजेंट है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कुछ भी सोचा जा सकता है। वैसे शायद गुस्सा किसी के साथ का नतीजा है। इतना बोल कुमार मुस्कुराने लगा। साथ का नतीजा? इतना बोल मीरा सीड की ओर देखने लगी, पर सीड उसको अभी इस सब से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपने असिस्टेंट और भाई की ओर घुरे जा रहा था। सॉरी गाइज, वो मेरे बड़े भाई का कॉल था, उनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। इतना कहकर प्रेम चेयर पर बैठ गया। मिस्टर प्रेम, आपको हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? आई कुमार प्रेम को बैठते देख बोला। ये सुनते ही प्रेम ने शेखर को इशारा किया, क्योंकि वो जानता था अगर अब वो गलती से भी कुछ गलत बोल देगा तो उसका ये जल्लाद भाई उसको यही मारना शुरू कर देगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमें आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा मिस मीरा, आपके साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा। हम आज की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। प्रेम के इशारा पाते ही शेखर थोड़ा उत्साह दिखाते हुए बोला। कुछ 10 मिनट के मीटिंग के बाद जब दोनों के असिस्टेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन करने के लिए अपने अपने बॉस के पास फाइल लेके खड़े हो गए, प्रेम ने बिना कोई जल्दीबाजी किए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। कुमार के फेस पर थोड़ा टेंशन था। वो मीरा के सामने फाइल को बढ़ाते हुए थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, सब ठीक है। पर इतना बोल वो चुप हो गया। क्या पर? इसमें लिखा है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें यही रह के हैंडल करना होगा, मतलब अगले 6 मंथ्स के लिए इंडिया में। इतना बोल वो चुप हो गया। कुमार के इतना बोलते ही मीरा प्रेम की और सवालिया नज़रों से घूरने लगी। सॉरी मिस मीरा, पर हमारे बॉस ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो सब कंपनी के बॉस के साथ ही किया है। हम असिस्टेंट या किसी और के साथ काम नहीं करते। इसका मतलब आपको भी प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक यही इंडिया में रहना होगा। अगर आपकी हाँ है तो आज से ये प्रोजेक्ट आपका, और अगर ना हाँ तो। इतना बोल शेखर चुप हो गया। शेखर के इतना बोलते ही मीरा चुप हो गई। उसके लिए अगर ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होगा तो वो भला इंडिया क्यों आती? प्रश्नवाचक चिन्ह। सीड की शर्तें क्यों मानती? यही सब वो सोचे जा रही थी। मीरा ने एक नज़र उठाकर सीड की ओर देखा, जो अभी मीटिंग में होते हुए भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। ओके, इतना बोल मीरा ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। तो आज से ये प्रोजेक्ट आपका। हमें आशा है आप हमें निराश नहीं करेंगी। इतना बोल प्रेम उठा और बिना किसी से कोई बात किया या हाथ मिलाए तेजी में गेट से बाहर निकल गया। उसका भाई किसी काम का नहीं। आज सीड ये जान गया था। उसने शायद ये 4 लाइन ही याद किया था मीटिंग खत्म होने के बाद के लिए, पर वो ये भूल गया था कि इसके बाद सामने वाले कंपनी के लोगों से हाथ भी मिलाना पड़ता है या उनका भी जवाब सुनना पड़ता है। सॉरी, पर अभी बॉस को यहाँ से निकल एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग में जाना है, तो आप लोग उनके बिहेवियर को गलत ना समझे। शेखर अपने बॉस को ऐसे जाते देख मीरा और उसकी टीम को समझाते हुए बोला, नो इट्स ओके, हम समझ सकते हैं। इतना बोल कुमार मीरा की ओर देखा। मीरा भी जल्दीबाजी में ऐसे ही किया करती थी। दोनों कंपनी में काम कर रहे लोगों ने हाथ मिलाया। फिर मीरा की टीम वहां से निकलने के लिए बाहर निकली। जैसे ही पार्किंग से कार बाहर निकलकर मीरा और उसके कंपनी के लोगों के सामने आई, सीट तेजी में जाके कुमार वाले कार में बैठ गया। 33 सिद्धार्थ मीरा की शादी की सच्चाई।
चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 33 के तरफ। थैंक यू आप सभी का आपके कमेंट्स के लिए। मैं आप लोगों के दिए गए सजेशंस के हिसाब से ही अब स्टोरी आगे बढ़ाऊंगी। एंड ऑल्सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। फोल्डेड हैंड्स दिल। कंपनी के बाहर 2 कारें लगी थी, एक जिसमें मीरा आई थी सीड और संध्या के साथ, दूसरा जिसमें कुमार आया था 2 लोगों के साथ। कार कंपनी के बाहर आते ही सीड तेजी में जाके कुमार वाली कार के पीछे बैठ गया। आप उस कार में आए थे? सर। कुमार सीड को पिछली सीट पर बैठते देख धीरे से बोला। मैं कार में आया था। ये कोई जरूरी की बात नहीं, मैं आपके साथ इसमें जाना चाहता हूँ। ये बात आपको बस सोचना चाहिए। आपको तकलीफ? सीड थोड़ा हार्ड आवाज में बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना बोल कुमार ने पीछे की सीट की गेट बंद कर मीरा की ओर आगे बढ़ गया। चलो हम चलते हैं, कुमार संध्या की ओर देखते हुए बोला। तुम क्यों? हमारे साथ तो सीट था ना। कुमार को ड्राइवर की सीट के बगल वाले सीट पर बैठते देख संध्या पूछी। वो उनके साथ जा रहा है, शायद उसको कोई काम है। इतना बोल कुमार के सामने लगे शीशे से पीछे मीरा की ओर देखा, जो अपने मोबाइल में बिजी थी। अच्छा चलो ठीक है। इतना बोल संध्या मीरा के साथ वाले चेयर पर बैठ गई। कुमार को लगा जैसे उसकी बॉस ने उनकी बातों की ओर अपना ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा नहीं था। मीरा ने कार में बैठने के तुरंत बाद ही सीट को दूसरी गाड़ी में बैठते देख लिया था, और कुमार के ये बोलने के बाद कि सीट को कोई काम है जिसके वजह से वो उस कार में जा रहा है। वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि क्या सच में उसको काम है, या अभी मीटिंग में जो हुआ उस वजह से वो ऐसे कर रहा है। पूरे रास्ते वो यही सोचे जा रही थी। कुमार मीरा और संध्या को लेकर मीरा के घर के बाहर था। अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, कुछ काम बाकी है, तुम लोग रेस्ट करो। इतना बोल कुमार वहां से ऑफिस के लिए निकल गया, और मीरा संध्या के साथ अपने घर के अंदर के लिए। ओह थक गई मैं तो। ये कुमार इतना काम कैसे कर लेता है, एक दिन में मेरे से तो नहीं होगा। लिविंग रूम में लगे सोफे पर पसरते हुए संध्या बोली, क्योंकि उसको शायद आगे बढ़ने की चाह है। इतना बोल मीरा अपने कमरे की ओर जाने के लिए सीढ़ियों पर चलने लगी। मुझ में भी आगे बढ़ने की चाह है, वो बस तुम जैसे खाड़ूस लोगों को नहीं दिखता। सोफे पर वैसे ही पड़े हुए मीरा को जाते देख संध्या चिल्लाकर बोली। हमेशा की तरह इस बार भी मीरा उसकी बातों को अनसुना कर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो जल्दी से अपने रूम में गई और फ्रेश होकर दूसरे कपड़े पहनकर वापस अपने कमरे से बाहर निकली। मीरा ने आज अपने पिता के घर जाने का डिसाइड किया हुआ था। अगर उसको वहां नहीं जाना होता तो शायद वो भी अपने ऑफिस में ही जाती, पर उसने आज के लिए कुछ और सोच रखा था। लिविंग रूम से गुजरते हुए मीरा ने देखा कि संध्या वहीं सोफे पर सोई हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बैठे बैठे ही सो गई थी। मीरा ने अपने नौकरों को आवाज लगाए। सामने काव्य और उसके साथ एक और नौकरानी थी। इसको रूम में ले जाकर सुला दो। इतना बोल वो तेजी से वहां से निकल गई। सीड आज जो कुछ भी हुआ था उसी के बारे में सोचते सोचते अभी एक बार ने ड्रिंक कर रहा था। आज करीब 40 दिन हो गया था उसकी और मीरा की शादी हुए, पर उसकी बीवी ने उसको आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वो तो उससे ढंग से बात भी नहीं करती थी। क्या मीरा के साथ शादी करके गलती कर दिया था? सीड ने प्रश्नवाचक चिन्ह। यही सब सोचते सोचते वो शराब की ग्लास पर ग्लास खत्म किए जा रहा था। फ्लैशबैक। आज से करीब 2 महीने। सीड अभी किसी मीटिंग से घर के लिए लौट रहा था, तभी उसके कार की टक्कर अचानक सामने से आ रही एक गाड़ी से हुए। ये कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? सीड गुस्से में अपने ड्राइवर की ओर देखते हुए बोला। सॉरी बॉस, पर मेरी गलती नहीं। वो सामने से आ रही कार की शायद ब्रेक फेल हो गई थी, इसलिए ऐसे हुआ। मैं तो सही साइड से ही चला रहा था। ड्राइवर, जो कि अपने बॉस के गुस्से को अच्छे से जानता था, लड़खड़ाते हुए बोला। क्या मतलब? सामने वाली गाड़ी से टक्कर मारा तुमने? इतना बोल सीड गाड़ी से बाहर निकला। सामने शशि जी, रामू काका और उनका ड्राइवर था। ड्राइवर के सिर पर थोड़ा चोट लगा था। रामू काका ठीक थे, पर वहीं बैठे शशि जी, उनकी तबीयत जो कि पहले से खराब थी वो थोड़ा और खराब हो गई। सीड की नज़र जैसे ही शशि जी और गई, वो समझ गया कि उनकी हालत ठीक नहीं। वो बिना कुछ बोले उनको और रामू काका को अपने कार में बैठाकर ड्राइवर को शशि जी के ड्राइवर की देखभाल करने के लिए छोड़ खुद हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर के इलाज के बाद शशि जी को होश आया। वो एक हार्ट पेशेंट थे। आज सुबह से ही उनके सीने में दर्द हो रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल ही आने वाले थे। डॉक्टर के चेकअप के बाद जब सीड कमरे में गया, तब शशि जी गंभीर स्वर में बोले, माफ़ करना बेटा, पर मेरे गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, इसलिए ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया।
और ये सब, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, तुम बता सकते हो, मैं मदद करूंगा। सीड अभी मीटिंग से वापस आ रहा था। उसने अपना कोट गाड़ी में ही खोल दिया था। वो अभी बस एक नॉर्मल शर्ट और पैंट में था। उसको इस तरह से देखकर लग रहा था जैसे वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है और वो वापस अपने घर के लिए जा रहा था। नहीं अंकल, आप ठीक हो, यही बहुत है, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आपके ड्राइवर और अप की ये हालत हो गई। सीड अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा गलती हमारे ड्राइवर से हुए और थोड़ा तुम्हारे। वैसे तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे कार की मरम्मत करवा सकता हूँ, वरना शायद तुम्हारी नौकरी चली जाए। शशि जी को सीड की हालत देखकर लग रहा था कि वो शायद इस गाड़ी का ड्राइवर हो, और अगर उसको ऐसे ही लेके गया तो उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। क्या? इतना बोल सीड अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। मतलब ये इंसान उसको इस कार का ड्राइवर समझता है? क्या वो अभी इतना गरीब दिख रहा है? यही सोचते हुए सीड ने अपने आप को एक बार घूरा। सब कुछ तो ठीक ही था, जूते से लेके शर्ट तक चमक रहे थे। उसके बस कमी थी तो सिर्फ उसके कोट की जो उसने कार में खोल रखी थी। क्या हुआ बेटा? मेरा आदमी बस 2 घंटे के अंदर तुम्हारी कार की मरम्मत करवा देगा। तुम कहो तो। उतने देर से चुप खड़े सीड की ओर देखते हुए शशि जी बोले, नहीं अंकल, मैं मैनेज कर लूँगा, आप अपना ख्याल रखें, मुझे बॉस को लाने भी जाना है। इतना बोल सीड वहाँ से चला गया। उसके करीब 2 दिन बाद ही शशि जी एक अनाथ आश्रम में थे। वो मीटिंग रूम में बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आई, अंकल आप। आवाज़ सुन जब शशि जी पीछे मुड़े तो उसके सामने सीड था। ये वही आश्रम था जिसमें उसके माँ के मरने के बाद सीड को रहना पड़ा था कुछ दिनों के लिए, इसलिए अपने हर डॉक्यूमेंट में सीड ने इस अनाथ आश्रम का एड्रेस दे रखा था। अब तुमने तो अपना एड्रेस दिया नहीं, वो तो हॉस्पिटल के बिल से तुम्हारा एड्स मिला। इतना बोल शशि जी उसके सामने आ गए। ऐसे ही 2-3 मीटिंग और हुए शशि जी और सिद्धार्थ के बीच। एक दिन बात में शशि जी ने सीड से उसके अपनी बेटी मीरा से शादी करने की बात रख दिया। उन्होंने सीड के बारे में सब कुछ पता लगवा लिया था। वो एक अनाथ था और बचपन से यही इस आश्रम में रहा था। बाद में उसकी जॉब ठाकुर इंडस्ट्रीज में हुई थी। ये सब शशि जी को सीड के बारे में पता लगवाने के बाद पता चला था। वो बस मीरा के लिए एक अच्छा लड़का चाहते थे। अच्छे खानदान या अमीर लड़का उनको नहीं चाहिए था। सीड पहले तो शशि जी की बातों को मजाक समझ रहा था, पर जब उसको उनसे बात करके पता लगा वो सच में ये चाहते हैं, तो उसने पहले मना कर दिया था। एक दिन जब सीड अपने कैबिन में बैठे हुए शशि जी की बातों के बारे में सोच रहा था, तब उसको एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि कोई तो ऐसा है जो उसे पसंद करता है, ना कि वो उससे अच्छे खानदान, पैसों और माता पिता क्या करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या नहीं ये सब जानने में लगा है। यही सब सोचते सोचते सीड ने मीरा का नाम सर्च किया। ब्राउज़र पर नाम सर्च करते ही उसके सामने मीरा की बहुत सारी तस्वीर आ गई। तो ये है मिस मीरा राजपूत। इतना बोलते ही सीड के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके दूसरे दिन ही सीड शशि जी के घर पर था। वो उनको हाँ बोलने आया था, वो भी बिना अपने भाई और परिवार को बताए, जिसके बाद उसकी मीरा की मैरिज हो गई, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। 34 क्या मीरा को हो रही है सिद्धार्थ की फिक्र। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 34 के तरफ। अपने पिछले 2 महीनों के जिंदगी के बारे में सोचकर सिद्धार्थ को अब अपने किस्मत पर हंसी आने लगी। बचपन से ही ना तो उसको अपने माँ बाप का प्यार मिला ना सहारा। स्कूल लाइफ में भी ऐसी बहुत सी लड़कियां उसको पसंद करती थी, पर सीड उसको भाव नहीं देता था, और उसको ये भी मालूम था जिस दिन इन लड़कियों को उसके नजायज़ होने का पता चलेगा, वो उसको शायद छोड़ देगी। पर जब वो शशि जी से मिला तो उसको अंदाज़ा लगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खानदान, परिवार और पैसों के आगे इंसान को रखते हैं। यही सब सोच सीड ने शादी के लिए कहा था, पर आज वो टूट गया था। वो अब कोशिश करते करते थक गया था। मैं कल ही अंकल से बात करूंगा, अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में इतना बोल सीड वहाँ रखे शराब की लास्ट ग्लास भी पी गया। और 2 सर, आपने पहले से बहुत पी रखा है, अब हम आपको और नहीं दे सकते। बार काउंटर पर बैठा लड़का सीड की हालत देखते हुए बोला, 2 मिनट, बस 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे इस 2 कौड़ी के बार को खरीदने में। जितना बोला उतना करो और दो। सीड गुस्से से थोड़ा चीखते हुए बोला। उसके इतना बोलते ही काउंटर बॉय ने एक और बोतल उसके तरफ बढ़ा दिया। बोतल मिलते ही सीड बिना कोई देरी मुंह में लगा पीने लगा। दूसरी तरफ मीरा अभी अभी अपने पापा के घर पहुंची थी, जहां वो रहते हैं। रामू काका, डैड किधर है? गेट से अंदर आते ही लिविंग रूम में बैठे कुछ काम करते हुए रामू काका को देख मीरा बोली,
अरे बिटिया, तुम यहाँ, ये भी घर मेरा ही है। मैं कभी भी अपने डैड से मिलने आ सकती हूँ, है ना? मीरा रामू काका की और देख थोड़ा कड़क आवाज में बोली। नहीं बिटिया, हमें आपसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। वो आप कितना दिनों बाद आई न, इसलिए पूछ दिया। डैड, डैड कहाँ है? वो पीछे गार्डन में है। आज उनको गर्दनी करने का मन था, इसलिए रामू काका के मुंह से इतना सुनते ही मीरा तेजी से अपने घर ले पीछे वाले गार्डन के लिए भागी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शशि जी अभी भी अच्छी हालत में नहीं थे, पर उनको कौन रोके ये सब करने के लिए। वो खांसते हुए एक पौधे में पानी डाल रहे थे पाइप से। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बोलते ही मीरा आगे बढ़ी और अपने पिता के हाथ से पाइप ले नीचे फेंक दी। आप यहाँ? क्या आप रास्ता भूल गई थी अपने घर का, जो आज इस बूढ़े बाप की याद आई? मीरा को अपने सामने देख। डैड, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे आपकी परवाह नहीं है? मैं ये जो भी कुछ कर रही हूँ आपके लिए ही कर रही हूँ, आपके नाम को आगे बढ़ाने के लिए ही। इतना बोल मीरा अपने पिता के गले लग गई। मेरे नाम को बढ़ाने का मतलब ये कहाँ से हुआ कि आप मुझे ही टाइम ना दे? मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए शशि जी उदास आवाज में बोले। चलिए फिर, आज का पूरा दिन आपका, आज का ही क्यों, अभी कुछ दिन मैं आपके साथ ही रहूंगी। इतना बोल मीरा अपने पिता को देख मुस्कुराने लगी। सच में, वैसे दामाद जी साथ नहीं आए? उसको कोई काम होगा, शायद इसलिए। सीड के नाम सुनते ही मीरा जल्दी से बोली। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता अभी सीड को याद करे, वरना क्या पता वो अभी सीड को यहाँ बुला लेंगे। और मीरा सीड से बचने के लिए ही यहाँ आई थी। मेरा दामाद ऐसा नहीं, आप मुझे भूल सकती है, पर वो नहीं, अभी कल ही वो मुझसे मिलकर गया है। अपनी बेटी के सिर पर हाथ थपकाते हुए शशि जी बोले। कल मिलकर गया है? हाँ, दामाद जी कल आए थे। वो एक दिन बीच कर में आते रहते हैं मुझसे मिलने। वो आपके जैसे बिल्कुल नहीं है। शशि जी मुस्कुराते हुए बोले। ये इंसान हर रोज यहाँ क्यों आता है? कहीं इसके मन में कोई प्लान तो नहीं? मीरा सीड के यहाँ आने के बारे में सोचते हुए बोली। आप फालतू के ख्याल अपने मन में ना लाए। मेरा दामाद हीरा है, हीरा, और आपको इस हार को संभालने अब तक नहीं आया। ये सब जाने दो, आप फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। इतना बोल शशि जी एक नौकर के सहारे आगे चले गए। ये यहाँ सच में डैड को देखने ही आता है ना? कहीं कोई और वजह तो नहीं? मीरा अपने कैमरे के तरफ जाते हुए बोली। रूम में पहुंचते ही वो चौंक गई। सभी कुछ चेंज था। पर्दे के कॉलर से लेके बिस्तर के साइड तक सब कुछ। कबर्ड में उसके कपड़ों के साइड में सीड के भी कपड़े रखे थे। ये देख वो तेजी में उन कपड़ों को बाहर निकालने लगी। मेरे ना होने का फायदा उठा, ये इंसान यहाँ पर ये कर रहा था। यही सब बोलते हुए वो सीड के कपड़ों को बाहर निकाल बेड पर फेंकने लगी। तभी उसका फोन बजा। फोन की घंटी बजते देख मीरा तेजी में फोन उठाते हुए बोली। हेलो, हाँ कौन? दूसरी तरफ सीड ने अभी अभी लिया हुआ बोतल भी खत्म कर दिया था। सर, अगर आप मुझे अपने घर वालों के बारे में कुछ बताए तो मैं उनसे बात कर आपको घर भेजने की कोशिश करूंगा। मेरे घर वाले? नहीं, कोई नहीं मेरा, सीड लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला। प्रेम और शेखर से वो गुस्सा था, क्योंकि आज उनके ओवरएक्टिंग के वजह से फंसने वाले हैं। और अपनी मीरा को तो कॉल करने से कोई फायदा नहीं, उल्टा वो उसको ही सुनाएगी। यही बोलते हुए उसने फ़ोन उस काउंटर बॉय की ओर बढ़ा दिया। फ़ोन मिलते ही जैसे ही उस काउंटर बॉय ने उस फ़ोन को खोलकर उसमें से नंबर निकालना चाहा, वो चौंक गया। उस फ़ोन में सिर्फ एक ही नंबर था, वो भी वाईफी नाम से। वो नंबर किसी और का नहीं, मीरा का था। काउंटर बॉय ने बिना कोई देरी किए उस नंबर पर कॉल लगा दिया। हेलो मैम, मैं क्लब डेरी फिश से बात कर रहा हूँ। क्या आप इन सर की वाइफ बोल रही है, जो अभी हमारे बार में ड्रिंक कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? तुम हो कौन? फ़ोन कॉल उठाते ही सामने से वाइफ शब्द सुनते ही मीरा का गुस्सा बढ़ गया। सॉरी मैडम, वो तो हमें आपका नंबर इन साहब के फ़ोन में मिला। वाइफी नाम से तो हमें लगा वो आप है, इसलिए हमने आपको कॉल लगा दिया। मीरा की गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही काउंटर बॉय डरते हुए आवाज़ में बोला। वाइफी शब्द सुनते ही मीरा को सीड का ध्यान आया कि कैसे वो उसके वाइफी बोल बोल कर उसको परेशान किया करता था। सॉरी मैडम, इतना बोल काउंटर बॉय कॉल काटने ही वाला था। तभी कुछ देर सोचने के बाद मीरा बोली। रुको, वो इंसान दिखता कैसा है जिसका ये फ़ोन है? मैडम, दिखने में तो इंडियन लगते हैं, पर बाल के कलर गोल्डन है, बिल्कुल विदेशी लोगों जैसी। काउंटर बॉय के इतना बोलते ही मीरा ने कॉल काट दिया। वो समझ गई कि ये सिद्धार्थ है, इसका जरूरी काम ये था। ये इंसान बार में ड्रिंक कर रहा है,
जाने दो मुझे क्या, इतना बोल वो आगे बढ़ी और कुछ मिनट में रेडी होके बाहर निकली। कहा उसके पापा उसका इंतजार कर रहे थे। खाने पर मीरा शांति से जाके बैठ गई। नौकर नौकरानी ने खाना परोसने लगे। आज सब कुछ आपके पसंद का बनवाया है हमने। शशि जी अपने बेटी को अपने सामने खाने के लिए बैठे देख खुशी से बोले, थैंक यू डैड, वैसे मुझे पता था आप ये जरूर करोगे। इतना बोल मीरा खाने लगी। खाते हुए मीरा को बार बार सिद्धार्थ का ध्यान आ रहा था। वो खुद को है सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि क्या वो ठीक होगा। यही सब सोचते हुए मीरा ने जल्दी से अपनी खाना खत्म किया। डैड, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। इतना बोल वो अपने कमरे की ओर चली गई। अपने कमरे में 10 मिनट इधर से उधर घूमते रहने के बाद अचानक मीरा अपनी फ़ोन उठा जल्दी से बाहर निकली। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह। लिविंग रूम में बैठे शशि जी ने जब मीरा की तेजी में वहां से निकलते देखा तो वो थोड़ी चौंकने वाले लहजे में बोले, वो डैड, एक जरूरी काम है, मैं आपको आके बताती हूँ। इतना बोल मीरा तेजी से वहां से निकल गई। शशि जी बेचारे अपनी बेटी को सिर्फ जाते देखते रह गए। मैं तुम सबको बाहर निकलवा दूंगा, ये बार खरीद लूंगा, सिर्फ एक कॉल पर मुझे शराब की बोतल दो जल्दी, वरना फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नशे में धुत सिद्धार्थ और शराब की बोलते मांगते हुए काउंटर बॉय को धमका रहा था। 35 ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 35 के तरफ। अपने बारे में ये सच जानकर कि वो एक नाजायज़ औलाद है, सिद्धार्थ पूरी तरह टूट गया था। उसने हालत से समझौता तो कर लिया था, पर वक्त के साथ बढ़ रही प्रेम की माँ की बेरुखी उससे देखी नहीं जा रही थी। इसी सब के दौरान सिद्धार्थ को शराब की लत लगी थी। मीरा अपने घर से निकल चुकी थी। वो खुद ड्राइव कर रही थी। आई जस्ट होप ये आदमी ठीक हो। कार ड्राइव करते हुए वह ही मीरा खुद में बड़बड़ाए। दूसरी तरफ काउंटर बॉय अब थक गया था। सीट की डांट सुनते सुनते, सर अब हमारे पास वो वाली ब्रांड नहीं जो आपको चाहिए। आप प्लीज़ दूसरा क्लब या बार देख ले। सीट को अपने तरफ ऐसे घूरते देख ड्राइवर बोला, नहीं मुझे अभी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। अगर अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में सीट बोला और टेबल पर अपना हाथ पिटा। ये सब देख थक हार कर काउंटर बॉय ने बार के मैनेजर को सीट के बारे में बताया। सर वो कह रहे हैं कि अगर हमने और शराब उनको नहीं दिया तो वो इस बार को बंद करवा देंगे या फिर जब्त। काउंटर बॉय घबराई हुई आवाज़ में अपने मैनेजर के सामने पहुंचते ही बोला, क्या पेमेंट हो गया? अगर हुआ है तो और दे दो। नहीं सर, वो उस वक्त से अपने बार के सबसे महंगे शराब को पी रहे हैं, उनको और चाहिए, इसलिए बिल की तो बात ही नहीं हुई अब तक। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। जो अपने इतने महंगे शराब को किसी के आगे ऐसे ही दिए जा रहे हो? मैनेजर गुस्से में बोला, सॉरी सर, कौन है वो आदमी, जरा दिखाओ। इतना बोल मैनेजर काउंटर बॉय के साथ सीट की देखने के लिए आया। सीट के कपड़ों को देखकर मैनेजर को ये यकीन हो गया कि वो एक नॉर्मल इंसान है। क्या तुम्हें इंसान परखने की आदत नहीं? ये इंसान भला तुम्हारा 35,000 कैसे चुकाएगा, किसका मंथली ही उतना हो? इतना बोल मैनेजर गुस्से में सीट की ओर बढ़ा। सर, क्या आप पहले बिल को क्लियर करना चाहेंगे? मैनेजर सीट के सामने जाते हुए बोला, बिल नहीं, पहले मुझे और बोतल चाहिए, फिर मैं बिल पेमेंट करूंगा, और अगर मुझे और बोतल नहीं मिला तो मैं तुम्हारे बार को बंद करवा दूंगा। सीट वैसे ही बैठे हुए मैनेजर की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बार बंद करवा दोगे? इतना बोल मैनेजर मुस्कुराने लगा। इस आदमी के घर वालों को कांटेक्ट करो, अगर वो आके इसका पेमेंट आके करे और इसको लेके जाए। इतना बोल मैनेजर आगे बढ़ने लगा, तभी पीछे से, सर इसका कोई परिवार नहीं, इसके फ़ोन में किसी का नंबर भी सेव नहीं। एक नंबर था भी तो उस पर कॉल उठाने वाली लड़की ने रॉन्ग नंबर बता दिया। मैनेजर को जाते हुए देख पीछे से काउंटर बॉय बोला, लोगों के पिलाने के साथ साथ आज तुमने भी पी लिया था क्या? जो ये सब जानते हुए भी कि इसका कोई नहीं बोतल पर बोतल दिए जा रहे हो। बिल तुम्हारे पेमेंट से कटेगा। मैं अभी बॉडीगार्ड्स को भेज रहा हूँ, जल्दी इसको बाहर फेंकवाओ। इतना बोल मैनेजर गुस्से में वहाँ से चला गया। काउंटर बॉय बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, पर मैनेजर ने उसकी एक ना सुनी। थोड़ा देर बाद 2 बॉडीगार्ड्स अंदर की ओर आए और सीट को उसके कंधों से पकड़ उठाने लगे। हाथ हटाओ, मैंने कहा हाथ हटाओ। अपने कंधे पर किसी के हाथों को महसूस करते हुए ही सीट गुस्से में बोला, पर उस बॉडीगार्ड्स को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो और ताकत लगा सीट को उठाने लगे। ये सब देख सीट का जो दिमाग पहले से खराब था वो और खराब हो गया। अपने सामने रखे खाली बोतलों को अपने दोनों हाथों में उठा सीट ने उन दोनों के सिर पर से मारा। बोतल से बॉडीगार्ड्स को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर इससे वो और चिढ़ गए।
इसको कुछ ज़्यादा ही हीरो बनने का शौक है। उठाओ साले को, रात भर जब बाहर पड़ा रहेगा तो सारी हेरोगरी खत्म हो जाएगा। इतना बोल वो सीड को और दम लगा। उठाने लगे। सीड नशे में था, इसलिए इसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। आज उसमें हद से ज़्यादा पी लिया था, इसलिए उसको थोड़ा चक्कर भी आ रहा था, पर फिर भी वो वहाँ से हिल नहीं रहा था। मैनेजर साहब को बोलो 2 और लड़कों को भेजने के लिए। सीड को ना उठा पाने के बाद एक बॉडीगार्ड्स थक कर बोला। तुरंत 2 और बॉडीगार्ड आए। इनके साथ मैनेजर भी था। अगर ये तुम्हें अपना ज़्यादा ताकत दिखा रहा है तो इसके सर पर इसके पिए गए बोतल मारकर पहले बेहोश करो, इसे फिर बाहर फेंकना। मैनेजर के इतना बोलते ही वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में एक एक बोतल उठा सीड की ओर बढ़ने लगे। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। ये बार कल से खुलने वाला नहीं। अभी भी बोल रहा हूँ, शांति से बोतल दो मुझे पीने के लिए, वरना। सीड अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोला। वहाँ खड़े मैनेजर और बॉडीगार्ड्स ये सुन हंसने लगे। मीरा जो कि अभी अभी गेट पर आई थी, उसने भी सीड की ये धमकी सुनी। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। इतना बोल वो आगे बढ़ी। रुको। जैसे ही एक बॉडीगार्ड सीड के ऊपर बोतल मारने वाला था, पीछे से मीरा बोली। मीरा के आवाज़ सुनते ही सब उसके तरफ देखने लगे, पर सीड नहीं मुड़ा वो अपने। जब ये बोल रहा है कि वो बंद करवा देगा तो तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए कि कुछ तो बात होगा इसमें जो ये ऐसा बोल रहा है। मैनेजर और बॉडीगार्ड्स की ओर घूरते देख मीरा गुस्से से बोली, सॉरी मैडम, पर सर ने बिल पेमेंट नहीं किया था, इसलिए हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। वैसे आप कौन? मैनेजर मीरा की ओर देखते हुए बोला। कहीं आप इनकी वाइफ तो नहीं जिनको मैंने कॉल किया था? मीरा की ओर आगे बढ़ने हुए काउंटर बॉय बोला। मीरा को देख उसको एक उमड़ी जगी कि शायद अब वो सीड का पैसा चुकाने से बच जाएगा। वाइफ शब्द सुनते ही मीरा घबरा गई। वो इधर उधर देखने लगी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ फ्रेंड हूँ। अपने आसपास खड़े लोगों को देख मीरा बोली और सीड की तरफ देखने लगी। मीरा को देख थोड़ी देर पहले जो मुस्कान सीड के चेहरे पर थी, वो अब गुस्से में बदल गया था। काश यूं चाहने का अरमान ना होता, मैं होश में रहते हुए अंजन ना होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। ... इतना बोल सीड अपने चेयर से उठ बाहर की तरफ निकलने गया। वो लड़खड़ा रहा था। सीड की बातों को सुनने के बाद मीरा एकटक उसके तरफ देखती रही। अभी अभी जो सीड ने बोला उसका मतलब वो बहुत अच्छे से समझ रही थी। सही से चला नहीं जा रहा और जनाब को शायरी मारना है। इतना बोल वो सीड के पीछे करते हुए चली। रुकिए, पहले आपको बिल क्लियर करना होगा जो आपके दोस्त के नाम पर है। इतना बोल मैनेजर उसके सामने एक कागज़ का टुकड़ा बढ़ाते हुए बोला। मीरा मैनेजर के हाथ से कागज़ ले मुस्कुराते हुए बोली, अब जब मेरे दोस्त ने बोल दिया है कि वो इस बार को बंद करवा देगा, तो फिर इस बिल को क्लियर करवा का क्या ही मिलेगा। या फिर रुको। इतना बोल मीरा ने अपने पर्स से पैसे की एक बंडल निकाल बिल के साथ उसके तरफ फेंक दी। रख लो, जब ये बार बंद हो जाएगा तो इन पैसों से कुछ दिन तो तुम्हारे मालिक का गुजारा चल ही जाएगा। इतना बोल वो सीड की और गेट से बाहर निकल गई। सीड अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे की ओर चला जा रहा था। इतना में मीरा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चलो मैं गाड़ी लेके आई हूँ, साथ चलते हैं। तुम अभी ऐसे जाने की दूर सही से खड़े होने के भी हालत में नहीं। इतना बोल मीरा सीड के आगे आ गई। मीरा के बातों को सुन सीड अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, मैंने इतना भी नहीं पी रखी कि मुझे अब किसी अनजान दोस्त की मदद लेनी पड़े। 36 क्या सिद्धार्थ देगा मीरा को डिवोर्स? चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 36 के तरफ। मीरा सीड के पीछे पीछे चल रही थी। मैंने कहा ना मेरा पीछा करना बंद करो। अपने पीछे मीरा को देख सीड थोड़ा जोर से बोला और आगे की ओर चलने लगा। अभी उसने सोच रखा था कि वो प्रेम से मिलने जाएगा, पर अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मीरा जो उसका पीछा कर रही थी। क्या चाहती हो? नशे ही हालत में लड़खड़ाता हुआ सीड गुस्से में मीरा के तरफ पलटते हुए बोला, साथ चलो। मैं नहीं चाहती डैड को ये सब पता लगे। डैड, उनकी टेंशन तुम मत करो, उनको कुछ नहीं पता लगने वाला। वैसे भी मुझे कौन जानता है जो उनको जाके मेरी शिकायत करेगा। मीरा की बात सुनते ही सीड ने उसको ताना मारने वाले लहजे में बोला, ये सब हम घर पर भी कर सकते हैं, ऐसे बीच सड़क पर अपना और मेरा तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं और तमाशा बना रहा हूँ। सीड मुस्कुराते हुए बोला और सामने से आ रही कैब को हाथ दिखाया। हम जल्दी ही मिलेंगे तुम्हारे पापा से एक साथ, क्योंकि अब मैं भी इस बोझ को नहीं उठा सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं अपनी लाइफ के लिए जो मुझे यकीन है तुम्हारे साथ तो पूरा होने से रहा।
इतना बोल अपने सामने लगे कैब में सीट बैठकर आगे निकल गया। वही खड़ी मीरा सीट के जाने के बाद अभी भी वहीं खड़ी थी। क्या इस आदमी ने मुझे अभी अभी डिवोर्स देने की धमकी दी? इसके लिए ये शादी बोझ है? और इसके लाइफ के ऐसे कौन से सपने हैं जो मेरे साथ पूरे नहीं हो सकते? प्रश्नवाचक चिन्ह। यही सब सोचते हुए मीरा ने गुस्से में अपने कार की गेट खोली और वहां से तेजी में निकल गई। मीरा कार चलाते हुए भी सीड के बोले गए शब्दों के बारे में सोच रही थी। उसके भला ऐसे कौन से सपने हैं जो मेरे साथ उसको पूरा होते नहीं दिख रहा? एक अच्छा जॉब है जिसका पेमेंट अच्छा है, एक अपार्टमेंट, और क्या चाहिए इंसान को अपने जिंदगी में? यही सब सोचते हुए मीरा तेजी में अपने कार को चलाए जा रही थी। कुछ देर बाद वो अपने पापा के घर न जाके अपने घर पहुंची, जहां लिविंग रूम में बैठकर संध्या टीवी देख रही थी। अरे तू कहाँ थी? कब से मैं तुझे कॉल रही थी। गेट से अंदर आती मीरा को अंदर आते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? ऑफिस का कोई वक्त था क्या? मीरा को लगा शायद कुमार ने कुछ काम के लिए बोला होगा संध्या को, जिसके वजह से वो उसका इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, मैं तो बस शॉपिंग जाने का सोच रही थी। हमें यहाँ आए 2 दिन से ज़्यादा हो गया, पर अब तक हम कहीं घूमने नहीं गए, ना ही शॉपिंग पर। संध्या मुंह बनाते हुए बोली, तुझे कोई काम नहीं ना? पर मेरे पास बहुत काम है, तो तू अकेले चली जा। इतना बोल बिना संध्या की और मुड़े मीरा सीढ़ियों पर चढ़ने लगी अपने कमरे में जाने के लिए। तू कितनी बोरिंग हो गई है यार, पहले भी थी पर अब ज़्यादा हो गई है। पता नहीं सिद्धार्थ का क्या होगा, बेचारा तुझसे शादी करके फंस गया। मीरा को जाते देख संध्या मुंह बनाते हुए बोली। मीरा जो कि सीढ़ियों पर आधे चढ़ गई थी, उसके पैर वहीं के वहीं रुक गया जहां वो थी अभी। वो संध्या की बातों को सुन तेजी ने नीचे की ओर उतरी। क्या मतलब है तेरा? वो बेचारा कहाँ हुआ इन सब में? जबरदस्ती शादी मेरी हुई थी, उसकी नहीं। संध्या के सामने आते ही मीरा उसके ओर घूरते हुए बोली, मैं तो वही बोली जो सच था। वो बेचारा है जो तेरे साथ फंस गया, वरना दूसरा तो कब का तुझे छोड़कर भाग जाता। बेचारा। संध्या सीड के लिए दया दिखाते हुए बोली। मीरा जो कि पहले से ही परेशान थी, सीड के बातों को लेकर उसका अब और दिमाग घूमने लगा। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहेगा? फिर तू और कुमार कैसे है? मीरा संध्या के बगल में सोफे पर बैठते हुए बोली, क्योंकि हम तुझे कॉलेज टाइम से जानते हैं, और दूसरी बात तू हमें पेमेंट भी करती है। पर वो तुझे नहीं जानता ना, वो कितना कूल है। और तू देखना बहुत जल्दी कहीं वो तुझे डिवोर्स ना दे दे। इतना बोल संध्या उठने लगी। डिवोर्स ना दे दे, ये सोच मीरा को सीड की बातें याद आई। वो वहां से उठी और तेजी में अपने कमरे के तरफ चली गई। इसे क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, जाने दो, सुबह बात करूंगी। इतना बोल संध्या अपने कमरे की ओर चली गई। सीड अभी उसी होटल के रूम में था जहां वो अक्सर आया करता था। भाई, आपने सही में ऐसा कुछ करने का सोचा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको नहीं लगता आप ये सब फैसला जल्दीबाजी में ले रहे हैं? प्रेम अपने भाई की ओर देखते हुए बोला, जो अभी गुस्से में उसके तरफ ही घूर था। हाँ बॉस, मुझे भी लगता है आपको मीरा मैम को एक चांस और देना चाहिए। आपको पहले ही पता था ना, वो वर्कोहोलिक है, उनके लिए शादी और रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं। सीमा प्रेम के बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, भाई मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना आप कहीं घूमने चले जाओ कुछ दिन के लिए, तब शायद भाभी को आपकी अहमियत पता लगे। ऐसे ही होता है फिल्मों में भी। प्रेम अपने भाई को समझाते हुए बोला, तुम्हारे आइडिया बिल्कुल तुम्हारे तरह बेकार है, अगली बार से भूल के भी देने की कोशिश मत करना। सीड प्रेम को धमकी देने के लहजे में बोला। मीरा मैम ऐसी नहीं है बॉस, वो बस अभी रिश्तों को समझती नहीं। शिमा सीड को समझाते हुए बोली, मोम सही बोलती है, एक नाजायज को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो लड़की एक अनाथ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, कल होके वो एक नाजायज को भला क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसको अपने इज्जत की बहुत फिक्र है। ये शादी आगे चलकर वैसे भी नहीं टिकने वाली, अच्छा होगा अभी इसको रद्द कर दे। सीट चेयर पर सर टिकाते हुए कुछ सोचते हुए बोला, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप नाजायज नहीं, ना ही अनाथ हो, मैं आपका भाई हूँ। मोम भी बहुत जल्दी अपनी गलती समझ जाएंगी। प्रेम अपने भाई के मुंह से अनाथ शब्द सुन थोड़ा उदास होके बोला, शेखर मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, पर ध्यान रहे शशि जी का 1% भी हिस्सा मेरे वजह से बर्बाद ना हो। अपने भाई के बातों को इग्नोर करते हुए सीड अपने असिस्टेंट से बोला। सिद्धार्थ ने अपने असिस्टेंट शेखर को अपना फैसला सुना दिया। वहीं बैठे सीमा और प्रेम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पर बॉस, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट तो अपने पड़ा ही था, उसके अकॉर्डिंग अगर ये शादी टूटती है
तो उनका सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। हमारा वकील इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? हमें उसको पेमेंट क्यों करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा साल तो बैठे रहता है, अब उसको एक काम दिया, वो भी वो नहीं कर सकता। और वैसे भी उस कागज़ पर सिद्धार्थ का सिग्नेचर है, सिद्धार्थ ठाकुर का नहीं। पर बॉस, इससे आगे शेखर कुछ बोल पाता तभी सीड गुस्से में उसके तरफ घूरते हुए बोला, जितना कहा जाए उतना करो। मैं देख रहा हूँ तुम सब आजकल काफ़ी ज़्यादा अपनी मनमानी करने लगे हो। इतना कहते हुए सीड गुस्से में प्रेम की ओर मुड़ा। भाई, मैंने अभी अभी अपने आदमियों को बोला है, वो जल्दी ही आपके लिए आपके बाल को सही करने वाले को लेकर आ रहे हैं। प्रेम अपने भाई के गुस्से को देख हड़बड़ाते हुए आवाज़ में बोला। कमरे में शांति फैल गई। सीड कुछ सोचे जा रहा था और उसके आसपास बैठे वो 3 लोग एक दूसरे को घुरे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अभी जो भी सीड को छेड़ेगा वो अपने आप को सीड के गुस्से के हवाले करेगा। बॉस, तो क्या हम अभी भी अपने नाटक को कंटिन्यू करेंगे? मेरा मतलब है, क्या आप कल भी ऑफिस जाने वाले हो? कमरे की शांति तोड़ते हुए सीमा थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोली। हाँ, तब तक जब तक कि ये शादी रद्द नहीं हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद सीड सीमा के बातों का जवाब देते हुए बोला। तभी कमरे के गेट पर लॉक हुआ। शेखर ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही पाला वाला था जिसने सीड के बालों का कलर चेंज किया था, जिसके साथ 2 और लोग थे। कमरे के माहौल देखते हुए वो तीनों शांति से आगे बढ़े। उनमें एक लड़का और 2 लड़कियां थीं। सर, क्या आप कहीं कंफर्टेबल शीट पर बैठना चाहते हैं, या फिर हम अपना काम यही शुरू करें? अगर आपकी आज्ञा हो तो। जितना बोला गया है उतना करो, वो भी बिना कोई सवाल जवाब किए। सीड अपने कठोर आवाज़ में बोला। वो लड़की जिसने अभी अभी क्वेश्चन किया था, वो अब कांपने लगी थी। अपने भाई के गुस्से को देखकर प्रेम आगे बढ़ उन लोगों को कुछ समझाने लगा, क्योंकि उसको पता था ऐसे में ये अपना काम कभी सही से नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद उसके भाई का गुस्सा और बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर मीरा अपने कमरे में इधर से उधर घूमे जा रही थी। उसके मन में बार बार सीड और संध्या की बातें घूम रही थी। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही रात बिता। सुबह मीरा अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही थी। शायद ये काम ठाकुर प्रोजेक्ट के बारे में ही था। वो अपने चेयर से उठी और सामने की ओर अपने ऑफिस में काम कर रहे वर्कर्स को एक नज़र देखी। उसकी नज़र सीड के डेस्क पर जाके रुकी। सीड अभी तक नहीं आया था। 37 मुझे 1 महीने का वक्त दो। चलिए तो अब चलते हैं। चैप्टर 37 के तरफ। आज सुबह से ही माया अपने ऑफिस में काम करने के लिए बैठी थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसके मन में ना चाहते हुए भी सीड के बोले गए शब्द ध्यान आ रहे थे। अपने कुई से काम के बीच में वो बार बार उठकर कैबिन के खिड़की से बाहर लगे सिद्धार्थ के डेस्क की ओर देख रही थी, पर सीड अभी तक ऑफिस में आया नहीं था। क्या ये आदमी कभी भी टाइम पर ऑफिस नहीं आता? मीरा सिद्धार्थ के डेस्क की ओर देखते हुए बोली। सिद्धार्थ को अब तक ऑफिस में ना आए देख मीरा ने गुस्से में हापू जी को कॉल लगाए और डांटते हुए बोली, हापू जी, आप जल्दी से मेरे केबिन में आइए। हापू जी, जो कि अभी अपने ऑफिस में रखे गरम गरम चाय की चुस्की ले रहे थे, उनका मीरा का फ़ोन कॉल उठाने के बाद हालत ख़राब हो गया। मीरा के कॉल आते ही हापू जी अपने चाय को वहीं कैबिन में छोड़ तेज़ी से मीरा की केबिन की ओर भागे। अब क्या कर दिया मैंने? पक्का डांटने के लिए बुलाई होगी। यही सब सोचते हुए मीरा से परमिशन ले हापू जी कैबिन में आ गए। गुड मॉर्निंग मैडम, आपने हमें सुबह सुबह क्यों याद किया? हापू जी डरते हुए पूछे। मीरा अपने लैपटॉप से हाथ हटा हापू जी की ओर देखती है, फिर कुछ सेकंड रुक कर बोलती है, क्या मैंने होटल खोल रखा है जो जब जिसकी मर्जी ही आए और जब मर्जी हो चला जाए? नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हमारे सारे वर्कर्स तो टाइम पर ही आते हैं, आप देख सकती है। हापू जी डरते हुए बोले। अच्छा, एक बार फिर से देखिए ज़रा। इतना बोल मीरा अपने कैबिन के खिड़की पर खड़ी हो गई। पीछे पीछे हापू जी भी गए। उनकी नज़र भी सीड के डेस्क पर जाके रुक गई। ये सीड आज फिर से नहीं आया है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अभी कुछ दिन तो टाइम पर आना था जब तक मीरा मैडम है ऑफिस में। हापू जी सीड की उसके डेस्क पर ना देखने हुए मन में बोले, मैडम, मैंने पहले ही बोला था सब टाइम पर आते हैं, आप देख सकती हो, और जो नहीं आया उसने हमें पहले ही बता दिया था। खुद को शांत करते हुए हापू जी मीरा से बोले। हापू जी के इतना बोलते ही मीरा उनको घूरने लगी। मीरा द्वारा खुद को ऐसे घूरते देख हापू जी को डर लगने लगा कि कहीं उनका झूठ ना सामने आ जाए जो वो सीड को लेके बोल रहे हैं। है मैडम, सीड ने मुझे सुबह ही कॉल करके बोल दिया था, वो आज थोड़ा लेट से आएगा।
अपने झूठ को सच साबित करने के खातिर हापू जी खुद की आवाज़ को गंभीर करके बोले। हापू जी से ये सुन मीरा कुछ सेकंड शांत हो गई। ठीक है, आप जाए। इतना बोल मीरा अपने चेयर पर बैठ काम करने लगी। मीरा के मुंह से जाए शब्द सुनते ही हापू जी तेजी में वहां से भागे और बाहर जाके सीड को कॉल लगाया, पर 2-3 रिंग जाने के बाद भी सीड के तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये पक्का अपने नौकरी के साथ मेरी नौकरी भी खाएगा। इतना बोल हापू जी गेट की ओर देखने लगे। ऑफिस में बैठे सीड के फ्रेंड्स भी उसको कॉल कर रहे थे, पर वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। ऐसे ही करीब 1 घंटा बीत गया। सीड, नोट बैड। गेट से आते सीड को देख लिजा तेजी से बोली। लिजा के इतना बोलते ही सीड के सारे दोस्त उसके तरफ देखने लगे। आज सीड अलग लग रहा था, क्योंकि उसके बालों के जो कलर गोल्डन थे वो अब ब्राउन और ब्लैक था। कब से फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ बिजी था, हापू सर भी कितना पूछ रहे थे। शायद मीरा मैम ने तुझे बुलाया है। कृति सीड की ओर आगे बढ़ते हुए बोली। वो बस बैटरी डेड था। वैसे हापू सर कहाँ है और मीरा मैडम को मुझसे क्या काम? सीड अपने दोस्तों के तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, पर देख तू मेरे डैड का बीपी बढ़ा रहा है। ऐसे करके कुछ होगा तो तू समझा, सलोनी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली। सलोनी ने बात तो सीरियस लहजे में ही बोली थी, पर ये सुनते ही उसके सारे दोस्त हंसने लगे। अच्छा, मैं सर से मिलकर आता हूँ। इतना बोल सीड वहाँ से निकल गया। इसको कुछ तो हुआ है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। कहीं ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? सीड को जाते देख पीछे से पूर्वी बोली। कुछ नहीं हुआ, ना ही कुछ छुपा रहा है। ये अलग बात है, तू थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है इसलिए तुझे लगा हो। कृति पूर्वी की ओर आंख मारते हुए बोली और हंसने लगी। नहीं, ये मुझे भी लग रहा है, ये कुछ छुपा रहा है, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। सीड को जाते देख सलोनी उसके तरफ देखते हुए बोली। अच्छा, इतना बोल सब उसी और देखने लगे। सीड अभी हापू जी के कैबिन में था। आज का क्या बहाना होगा? क्या तुम ऑफिस कभी टाइम पर नहीं आ सकते? तुम्हारे वजह से अब मैं डांट सुन रहा हूँ। ऐसा है तो जॉब छोड़ दो। सीड को अपने सामने देख हापू जी गुस्से में बोले। बस कुछ दिन और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा सर। इतना बोल वो हापू जी के कैबिन से निकल गया। मैं इसका बॉस हूँ कि ये मेरे बॉस है, और कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है कुछ दिनों में? सीड को जाते देख हापू जी उसको जाते देख पीछे से गुस्से में बोले। अब मैं तुम्हारे लिए खुद को चेंज नहीं करने वाला। आज से तुमसे वो सिद्धार्थ मिलेगा जो सबसे मिलता है। इतना बोल सीड, जो कि अभी मीरा के कैबिन के बाहर था, नोक किया। कमिंग। इतना बोलते ही सीड मीरा के सामने जाके खड़ा हो गया। मीरा ने जैसे ही अपने लैपटॉप से नज़र हटा ऊपर देखी, वो देखती ही रह गई। आज सीड उसके सामने वैसा ही था जैसे उनके शादी के दिन था। बैठो। सीड को खड़े देख मीरा बोली। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पता है तुम भी खुश नहीं इस रिश्ते से, और अब मैं भी नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी क्यों वेस्ट करें एक दूसरे के इंतज़ार में? इसलिए मुझे लगता है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। मीरा के सामने वाले चेयर पर बैठते ही सीड उससे गंभीर स्वर में बोला। सीड के मुंह से ये सुन मीरा चौंक गई। उसको लगा था कि कल रात जो सिड और उसके बीच बातें हुए थी वो नशे में बोल रहा होगा, पर नहीं, सीड अभी भी उसी बात को बोले जा रहा था। और तुम्हें अचानक से ये क्यों लगता है? क्या कमी है तुम्हारे लाइफ में? हम डिवोर्स नहीं ले सकते, तुम्हें पता है ना? मीरा कुछ देर चुप रहकर ठंडे लहजे में बोली। अचानक से नहीं, बस मेरी आंखें खुल गई। जो सोच मैंने तुमसे शादी की थी वो मुझे अब नहीं लग रहा है, इसलिए और हम डिवोर्स ले सकते हैं। मैंने वकील से बात कर रखी है। तुमने क्या सोचकर ये शादी किया था? सीड की बातें सुन मुरा उसके और चिढ़ते हुए बोली। कुछ खास नहीं, एक नॉर्मल लाइफ की उम्मीद की थी, पर मुझे नहीं लगता हमारे सपने एक है, तो मंजिल की उम्मीद करना ही बेकार होगा। और मैंने सब कुछ बात कर लिया है वकील से, तुम्हारा और तुम्हारे डैड का कुछ नहीं जाने वाला। सीड ने कठोर लहजे में कहा। उसने अब सोच लिया था कि वो अब इस शादी से खुद को आज़ाद करके ही रहेगा। सीड के मुंह से ये सब मुरा कुछ मिनट शांत होकर उसके तरफ देखती रही, फिर थोड़ा धीरे बोली। वकील मेरे पास भी है, अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं पहले ही कर लेती, पर तुमको पता होना चाहिए मैं डैड को खतरे में नहीं डाल सकती। उनकी हेल्थ के बारे में तुम्हें पता है ना? हाँ, मैं जानता हूँ, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सीड ठंडे लहजे में बोला। ये तुम बार बार क्या बोले जा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? नहीं रहना चाहता, तुम्हें पता होना चाहिए मैं भी तुम्हारे साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं। सीड के मुंह से एक ही बात बार बार सुन मीरा झुंझलाते हुए बोली।
तो फिर ठीक है, जैसा मैंने कहा हम डिवोर्स ले लेते हैं। इससे हम दोनों को शांति मिलेगी। नहीं नहीं, हम ऐसा अभी नहीं कर सकते, मीरा सीड के मुंह से फिर से डिवोर्स लेने का सुन तेजी में बोली। सीड उसके ये बोलते ही उसके तरफ घूरने लगा। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, पर मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। मेरा मतलब है हम आज से 1 महीने तक साथ रहकर देखते हैं। अगर हमें फिर भी लगा कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए तो हम डैड से एक साथ चल के बात करेंगे। मीरा अभी डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी, वरना उसके पास भी अच्छे वकील थे जो उसको इस रिश्ते से आज़ाद करवा सकते थे, पर वो अभी ये सब नहीं करना चाहती थी अपने डैड के वजह से। इसलिए वो सीड को कुछ दिनों के लिए शांत करने के लिए समझाते हुए बोली, मतलब तुम 1 महीने का वक्त चाहती हो, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे है। सीड भी मीरा के ये बोलने के पीछे का कारण जानता था, इसलिए वो भी उसके बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ 1 महीने के बाद भी हमें ऐसा ही लगा कि हम साथ नहीं रह सकते तो फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। इतना बोल मीरा अपने लैपटॉप पर काम करने का दिखवा करने लगी। 1 महीने, अच्छा है, इतना बोल सीड वहाँ से उठने लगा। फिर उसको कुछ ध्यान आया, वो पीछे मुड़ते हुए बोला, ठीक है, फिर तुम आज से मेरे अपार्टमेंट में आ जाना। इतना बोल सीड वहाँ से निकल गया। मीरा अपने लैपटॉप पर काम करने का दिखवा कर रही थी, पर सीड के मुंह से ये सुनते ही वो गुस्से में उसके ओर देखते हुए बोली, अभी तो साथ नहीं रहना था और अभी मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहो। ये आदमी चाहता क्या है मुझसे, इसको खुद को भी पता है या नहीं। सीड के जाते देख पीछे से मीरा अपने टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली, ... 38 शशि जी का देहांत। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 38 के तरफ। सिद्धार्थ जब मीरा के कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। शायद इस मुस्कान की वजह कुछ वक्त पहले आए शेखर का मैसेज था। कुछ वक्त पहले सीड मीरा के ऑफिस में था, वहीं मीरा उसके डिवोर्स वाली बात सुन उसको घूरे जा रही थी। वहीं माया को अपने तरफ देख सीड उसको इग्नोर करने के लिए अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी सीड के फ़ोन पर शेखर का मैसेज आया। शेखर का मैसेज सुन सीड ने उसको ओपन किया। मैसेज ओपन करने के बाद ही सीड के चेहरे पर एक चमक आ गई। कल रात को ही सीड ने शेखर को जिस बार में वो गया था उसको बंद करवाने के लिए बोला था, पर आज सुबह जैसे ही शेखर अपना काम करने वाला था तभी उसको ये पता चला कि वो बार पहले ही बंद हो गया है। कल रात ही पुलिस के रेड पड़ी थी उस बार में, जिसमें उन्हें ड्रग्स और कुछ अवैध सामान मिले थे, जिसके वजह से पुलिस ने उस बात को सील कर दिया। जहां तक शेखर को पता चला था ये काम मीरा के असिस्टेंट कुमार का था। शेखर के इतना मैसेज पढ़ते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने नज़र उठा एक बार अपने सामने बैठी मीरा की ओर देखा और उसके शर्त को हाँ करके कैबिन से निकल गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सीट जाके अपने डेस्क पर बैठ गया। मैं उसकी बातों में आ कैसे जाता हूँ। एक बात तो सही है, इस लड़की का दिमाग बहुत चलता है। अपने डेस्क पर बैठ अभी जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए सीट खुद में बड़बड़ाने लगा। क्या चल रहा है बॉस, आजकल तो तू बहुत शांत हो गया है। सीट को ऐसे शांत देख उसके डेस्क पर हाथ मारते हुए लिजा बोली, कुछ नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो। इतना बोल सीट वहाँ से उठ दूसरी तरफ निकल गया। इसे कुछ तो हुआ है, क्या ऐसा कुछ है जो ये हमसे छुपा रहा है। यही सब सोचते हुए लिजा अपने दोस्तों के तरफ चली गई। दिन ऐसे ही बीतते गए। सीड और मीरा ना तो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, ना ही दोनों में कोई झगड़ा हो रहा था। उल्टा मीरा कभी कोशिश भी करती तो सीड उसके बातों को इग्नोर कर वहां से निकल जाता। यहाँ तक कि अब सीड अपने दोस्तों से भी अलग अलग रहने लगा था। उसके दोस्त इस बात से काफ़ी परेशान थे। उन लोगों ने बहुत कोशिश किया सीड के इस बदले हुए अंदाज का पता लगाने के लिए, पर उसको कुछ पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ प्रेम, शेखर और सीमा खुश थे, क्योंकि उनको एक उम्मीद था कि शायद इन 1 महीनों में मीरा और सिद्धार्थ के बीच कुछ अच्छा हो। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बीच मीरा ने जो नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही लगवाया रखी थी टेस्ट का, वो हो गया था। अब बस उसका रिजल्ट आना बाकी रह गया था। श्रद्धा बेचारी उसी का इंतजार कर रही थी, अपना दिन रात बिताए जा रही थी। मीरा के शर्त के 1 महीनों में से 15 दिन निकल गया था। आज 16वां दिन था। 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा। कहीं मीरा मुझे निकाल तो नहीं देगी ना। ऑफिस में बने कैंटीन में समोसा खाते खाते संध्या बड़बड़ाते हुए बोली। पर उसकी ये बातें सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने टेंशन में लगे थे। वहीं से गुजरते हुए सीट जब संध्या को बड़बड़ाते हुए देखा तो वो उसके पास आ खड़ा हो गया।
सीड को अपने सामने देखकर भी संध्या उससे कुछ ना बोल अपने में ही बड़बड़ाती रही। क्या हुआ, पहले खा लो फिर खुद से बात कर लेना। संध्या को कुछ ना बोलता देख सीड उसका ध्यान तोड़ने के लिए बोला। जीजा जी, वो मुझे लगता है मैं फेल हो जाने वाली हूँ। सीड पर ध्यान जाते ही संध्या रोनी सूरत बताते हुए बोली। फेल? ओह, तो आप इस खुशी में ये समोसे खाए जा रही हो? सीड संध्या का मजाक उड़ाते हुए उसके हाथ में समोसे की तरफ दिखाते हुए बोला। नहीं जीजा जी, वो तो मैं जब टेंशन में होती हूँ तो थोड़ा भूख ज़्यादा लगता है। इतना बोल वो फिर समोसे खाने लगी। उसके ऐसे देख सीड अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सकता और जोर से हंसने लगा। वैसे मेरे दोस्त बोल रहे थे, अपनी मीरा ने उतना भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन सेट नहीं किया था, इसलिए आप भी पास हो जाओगे। इतना आपको आता होगा। नहीं नहीं आता, पता नहीं क्या होगा। संध्या सीड की ओर देखते हुए बोली। उसको ऐसा बोल सीड उससे कुछ बोलने वाला था, तभी उसके फ़ोन का रिंग बजा। फ़ोन की घंटी सुन सीड साइड में चला गया। संध्या को वहीं समोसे खाने के लिए छोड़कर वो बड़े मालिक का देहांत हो गया। फ़ोन उठाते ही सामने से एक दमी हुई आवाज़ आई। क्या? सॉरी, मुझे लगा मैं सही से सुन नहीं सका, पर आप शायद कुछ और बोल रहे हैं। अभी अभी जो सीड ने सुना था उसे सुन वो शॉक्ड हो गया। नहीं छोटे मालिक, आपने सही सुना, अभी कुछ मिनटों पहले ही मालिक का देहांत हो गया, वो भी हार्ट अटैक से। सामने से सीड को ऐसे सदमा में देख रामू काका उसको समझाते हुए बोले। अभी अभी जो फ़ोन कॉल आया था वो मीरा के पिता यानी शशि जी के घर काम करने वाला रामू काका का था। अभी अभी रामू काका के मुंह से ये सुन सीड वहीं रखे चेयर पर बैठ गया। मालिक मालिक, क्या आपको मेरी आवाज़ जा रही है? सीड के तरफ से कोई आवाज़ ना सुन दूसरी तरफ से रामू काका रोनी आवाज़ बनाकर बोले। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप मीरा बिटिया को ये सब बता दीजिएगा छोटे मालिक, क्योंकि मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं। इतना बोल रामू काका ने फ़ोन कॉल ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने का हिम्मत नहीं था उनके पास। रामू काका ने सबसे पहले सीड को ही फ़ोन किया था, क्योंकि शशि जी ने उनको जब वो जिंदा थे तब ही बोला था कि सीड उनका बेटा है और इस घर का मालिक भी मीरा अभी नहीं समझ रही, पर बाद में वो ये सब समझ जाएगी। इसलिए जितने लोग भी सीड और मीरा के रिश्ते के बारे में जानते थे वो सब इसलिए सीड को इतना रिस्पेक्ट दिया करते थे। सीड वहीं सुन होके अपने फ़ोन के तरफ देखने लगा। वो खुद परिवार ना होने का दुख जानता था और अब मीरा भी उसके तरह अनाथ हो गई थी। यही सब सोच सीड की आंखें गीली हो गई। कुछ देर ऐसे ही सोचते हुए सीड ने अपने आप को ठीक किया और बाथरूम में जा आपके चेहरे पर पानी मार कुमार के केबिन के तरफ बढ़ने लगा। कुमार अभी मीरा का ही दिया हुआ कोई काम कर रहा था, तभी उसके कैबिन की डोर पर लॉक हुआ। कुमार के बोलने के बाद ही सीड उसके सामने था। सीड को अपने सामने देख कुमार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हो उसके तरफ आने लगा। ये पहली बार था जब सीड कुमार के ऑफिस में आया था। सर, आप यहाँ क्या हुआ? कोई काम था? इतना बोल कुमार सीड के सामने खड़ा हो गया। वो हमें मीरा को संभालना होगा, सीड अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोला। आज पहली बार सीड के आवाज़ लड़खड़ा रहे थे। ये देख कुमार थोड़ा टेंशन में आ गया। सर, क्या हुआ? आपा की आवाज़ ऐसे लड़खड़ा क्यों रही है? कुमार थोड़ा चिंता दिखाते हुए पूछा। वो रामू काका का फ़ोन आया था। वो डैड, मेरा मतलब है शशि जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीड थोड़ा गंभीर आवाज़ में बोला। क्या? इतना बोल कुमार रोने लगा। कुछ देर ऐसे ही उसको रोते देख सीड शांत रहा। शांत हो जाओ, मुझे पता है मीरा के साथ तुम दोनों भी काफ़ी जुड़े हुए थे शशि जी से, पर हमें मीरा को बताना होगा। सीड कुमार के कंधे पर अपना हाथ रख उसको सहारा देते हुए बोला। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुमार अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में इतना बोल फिर से रोने लगा। तुम अभी यहाँ से निकलो और शशि जी के अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो, मैं मीरा को लेकर आता हूँ। इतना बोल सीड उसके तरफ एक नज़र देख वहाँ से निकल गया। सीड के जाने के बाद भी कुमार बेचारा वहीं अपने केबिन में बैठ रोने लगा। जब उसके परिवार ने उसको घर से निकाल दिया था तब शशि जी ने ही उसका एडमिशन और कॉलेज में जो पैसा लगा था वो दिया था, इसलिए उसके बाद कितनी अच्छी जगह से भी अच्छे ऑफर आने के बाद भी आज कुमार मीरा का असिस्टेंट बनकर काम कर रहा था। यही सब सोच कुमार रोए जा रहा था। फिर उनको अंतिम बार देखने की इच्छा से वो तेजी में अपनी आंसू पोंछ बाहर की ओर निकल गया। 39। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 39 के तरफ। कुमार को शशि जी के घर भेज सीड वहां से निकल गया। वो अभी मीरा के केबिन के बाहर था। केबिन के बाहर खड़ा सीड खुद में कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस ले बिना मीरा से पूछे अंदर आ गया और उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया।
मीरा जो कि हमेशा से अपने काम में लगी रहती है, वो अभी भी उसी में लगी थी। तभी अचानक से गेट खुलने की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। अपने सामने सीड को ऐसे बैठे देख मीरा चौंक गई। वो उसको घूर कर देखने लगी। मीरा को ऐसे घूरते देख सीड हड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोले और कैसे। हमें कहीं चलना है, क्या तुम अभी फ्री हो? बहुत देर शांत रहने के बाद सीड गंभीर आवाज में बोला, चलना है, पर कहा। मीरा उसको घूरते हुए देख पूछी, पर सीड ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना कोई एक्सप्रेशन के उसके तरफ देखने लगा। तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। अभी थोड़ी देर बाद मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके लिए मैं और कुमार बस 10 मिनट में निकलने ही वाले हैं। मीरा अपने घड़ी को देखते हुए बोली, जो भी काम है वो हम उस मीटिंग के बाद कर लेंगे। कुछ सेकंड तक शांत रहने के बाद भी जब सीड कुछ नहीं बोला तो मीरा बोली, मीटिंग कैंसिल हो गया है, मैंने कुमार से बात कर ली है, तुम मुझे पार्किंग में मिलो। इतना बोल सीड वहाँ से उठा और जल्दी से वहाँ से निकल गया। मीटिंग कैंसिल हो गया और कुमार ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे इसको इतनी जल्दी में कहा जाना है। यही सब सोचते हुए मीरा अपना पर्स और फ़ोन उठा अपने कैबिन से बाहर निकली। वो रास्ते में कुमार को कॉल लगाए जा रही थी, पर वो आज पहली बार मीरा का कॉल नहीं उठा रहा था। अब इसे क्या हुआ, ये सोच वो अपना फ़ोन पर्स में डाल आगे बढ़ गई। सीड तेज़ी में पार्किंग से मीरा के कार से उसके ड्राइवर को निकाल खुद उसमें बैठ गया। मीरा जैसे ही ऑफिस के बाहर निकली उसके सामने तेज़ी से उसकी कार आके रुकी और उसका गेट खुलने अपने सामने लगे कार की गेट खुली देख मीरा उसके अंदर झाँक कर देखी। ड्राइविंग सीट पर सीट को बैठे देख वो उसके बगल वाले सीट पर आके बैठ गई। ऐसे अचानक हम कहाँ जा रहे हैं और मेरी मीटिंग कैसे कैंसिल हुए, तुम्हें मालूम है इस बारे में कुछ? कार में बैठने के तुरंत बाद ही मीरा सीट की ओर सवालिया नज़रों से घूरते हुए पूछी, पर सीट बिना मीरा के और देखे कार चलाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको कहीं पहुंचने की जल्दी हो, वो भी सबसे पहले। हद है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था इसके साथ। ये बोल मीरा दूसरी साइड देखने लगा। कार में अभी शांति थी, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मीरा ये सोचे जा रही थी कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। वहीं सीड ये सोचे जा रहा था कि आखिर मीरा खुद को संभालेगी कैसे। यही सब सोचते हुए अब वो शशि जी के घर वाले रास्ते पर आ गए। रुको, तुम मुझे डैड के पास ले जा रहे हो, है ना? ये देखते हुए कि ये रास्ता उसके डैड के घर के तरफ जाता है, मीरा तेजी में बोली, पर क्यों? हमने बात की थी ना, तुम्हें पता होना चाहिए अभी वो इस कंडीशंस में नहीं कि ये सब झेल पाए। सीड को ना बोलता देख मीरा उसके तरफ गंभीर आवाज में बोली, सॉरी। इतना बोल सीड ने कार रोक दी। मीरा और सीड उसके घर के बाहर थे। सॉरी फॉर व्हाट? सीड तेजी से कार के बाहर निकला और मीरा के साइड वाली खिड़की खोल बाहर निकलने का इशारा करने लगा। सीड को ऐसे करते देख मीरा को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो कार से बाहर निकल और सीड की तरफ देखने लगी। सीड अंदर जाने लगा। मीरा उसको ऐसे जाते देख थोड़ा रुक कर पीछा चलने लगी। उसको अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अपने घर के लिविंग रूम में आके वो रुक गई। सीड सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था, पर अपने पीछे मीरा को ना आते देख वो रुक गया। सीड तेजी से नीचे उतरा और मीरा का हाथ पकड़ आगे की ओर बढ़ने लगा। मीरा उसको ये करते देख चौंकते के उसे देखना लगी। सीड मीरा अभी शशि जी के रूम के बाहर थे। क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपने डैड के कमरे के सामने खड़ी मीरा सीड की और सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछी। तभी अंदर का गेट खोला, कुमार बाहर निकाल, उसके साथ संध्या भी थी। दोनों की आंखें लाल थी। मीरा को देख कुमार साइड हो गया, वहीं संध्या उसको पकड़कर रोने लगी। क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, ये बोल मीरा तेजी से शशि जी के रूम के अंदर भागी। कुमार मीरा उसके पीछे भागे, वहीं सीड बाहर ही खड़ा रहा। अंदर जाते ही मीरा अपने डैड को देख समझ गई कि क्या हुआ है। वो उनको पकड़ के रोने लगी। डैड, आप ऐसी नहीं कर सकते, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यही सब बोलते हुए मीरा अपने पिता के गले लग रोए जा रही थी। गेट के बाहर से सीड ये सब देख रहा था। वो जानता था कि अपने फैमिली को खोने का दुख क्या होता है। अभी उसके आंखों में भी आंसू थे। मीरा को ऐसे रोते देख वो उसको चुप करवाने के लिए आगे आए। छोटे मालिक। सीड को आगे जाते देख रामू काका पीछे से वाले। उनके हाथों में एक फाइल था। ये मालिक ने आपको देने के लिए बोला था। रामू काका रोते हुए सीड की और फाइल के साथ एक लेटर थमाते हुए बोले, अभी आप इसको अपने पास रखो, अभी किसी और को मेरी ज़रूरत है। इतना बोल सीड वहाँ से शशि जी के कमरे में चला गया।
सर इतना बोल कुमार सीड को अंदर आ रहे देख उसको पकड़कर रोने लगा। तुम जाओ, जो भी काम बाकी है वो पूरी करो, मैं यहाँ हूँ। सीड कुमार के पीठ पर थपड़ पाते हुए बोला, ठीक है सर इतना बोल कुमार अपना आंसू पोंछ वहाँ से निकल गया। कुमार को जाते देख संध्या भी वहाँ से चली गई। मीरा अपने डैड को पकड़ रोए जा रही थी। सीड उसके पीछे से आ उसको अपने तरफ खींचता है। डैड डैड। सीड को ऐसा करते देख मीरा उसको अपने पिता की ओर इशारा करके दिखाने लगती है। सब ठीक है, वो हमारे साथ ही है। इतना बोल सीड मीरा को अपने तरफ खींच उसको गले से लगा लेता है और उसके बालों से सहलाने लगता है। तुम्हें नहीं लगता अंकल को एक अच्छी विदाई मिलना चाहिए? क्या तुम उनके विदाई में खुशी खुशी शरीक नहीं हो सकती? इससे उनके आत्मा को शांति मिलेगा। मीरा बिना किसी रुके सीड को पकड़कर रोए जा रही थी। उसको ऐसे रोते देख सीड उससे शांत कराते हुए धीरे से बोला है। मीरा बिना सीड के बातों को सुने रोए जा रही थी। ये देख सीड उसके हाथों को पकड़ उसके चेहरे को अपने सामने लाते हुए बोलता है, एक दिन सबको जाना होता है। जो भी आया है अंकल लकी थे जो उन्हें तुम्हारे जैसी बेटी मिली। अब तुम भी एक बेटी की फर्ज निभाओ और उनको अंतिम विदाई दो, जिससे उसके आत्मा को शांति मिले। इतना बोल सीड मीरा को फिर से गले लगा लेता है। कुछ देर कमरे में ऐसे ही शांति रहती है। सिर्फ मीरा की सिसकियों की आवाज़ थी। वहीं सीड आंसू भरे आंखों से मीरा को गले लगाए शशि जी की ओर देखे जा रहा था, जिनके चेहरे पर एक शांति थी। 40 सीड को मीरा का ख्याल रखना। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 40 के तरफ। सीड मीरा को गले लगाए हुए था और उसके आंखों में भी आंसू थे। वो मीरा को शांत कराने के लिए उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। क्या तुम तैयार हो अपने डैड को आखिर विदाई देने के लिए? मीरा को ऐसे सुसुक कर रोते हुए देख सीड पूछा। मीरा कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग में तो बस उसके डैड के बोले गए बातें घूम रहे थे। उसको ऐसे चुप देख सीड उसको वहीं पर लगे सोफे की तरफ ले जाकर बैठा देता है। मैं अभी नीचे देख कर आता हूँ, तुम यहीं रहो। इतना बोल सीड जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसके हाथ अभी भी मीरा ने बहुत जोर से पकड़ रखी थी। ये देख सीड मीरा की ओर देखता है। जो लड़की कल तक किसी से नहीं डरती थी, जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, आज वो खुद को इतना महसूस कर रही थी कि उसको सीड यही उसके पति जिसको उसने आज तक मना नहीं उसका हाथ छोड़कर जाना भी गवारा नहीं था। बस 2 मिनट। इतना बोल सीड मीरा के हाथों को अपने हाथ से छुरा तेजी में वहां से निकल नीचे की ओर जाता है। सीड के जाते ही मीरा अपने पापा के पास जा उन्हें गले लगा रोने लगती हैं। सीड नीचे जाके अंतिम संस्कार के तैयारियों को देख ऊपर के लिए मुड़ता है। तभी रामू काका फिर से उसके हाथ में वो फाइल और लेटर लेके खड़े हो जाते हैं। मालिक, बड़े मालिक ने मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझता था कि मैं ये लेटर आपको उसके विदाई के पहले दूं। प्लीज़ आप एक बार देख लो। रामू काका को ऐसे रिक्वेस्ट करते देख सीड उनसे वो लेटर और फाइल ले वहीं सामने वाले कमरे की ओर बढ़ने लगता है। कमरे में जाके सीड जल्दी से उस लेटर को खोल, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ने लगता है। जैसे जैसे सीड लेटर को पढ़ते जा रहा था वैसे उसके आंखों में आश्चर्य के साथ साथ आंसू भरने लगता है। लेटर पढ़ने के तुरंत बाद सीड उस फाइल को देखता है। फाइल में साफ साफ लिखा था, आज से यानी शशि राजपूत के मरने वाले दिन से ही उनके कंपनी के साथ साथ उनके सारी प्रॉपर्टी पर उनकी बेटी मीरा और उनका दामाद सिद्धार्थ ठाकुर का हक होगा। सिद्धार्थ ठाकुर। इतना बोल सीड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब तक मुझे लगता था कि कोई मेरे आसपास नहीं, पर अंकल का कोई जवान नहीं। इतना बोल सीड वही कमरे के सबसे ऊपर वाले अलमारी में फाइल और लेटर रख बाहर निकल गया। वो तेजी से ऊपर की ओर गया जहां मीरा थी। क्या हमें मीडिया को इन्फॉर्म करना है? कुमार मीरा को उसके डैड से लिपटे देख पूछा। नहीं, किसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, सब शांति से कर लेते हैं। सीड कमरे में आते ही बोला। कुमार उसकी बातों को समझ हाँ में हाँ मिलाने दिया। वहीं मीरा अभी भी अपने पापा से ही लिपटी थी। सीड मीरा को पकड़ अपने तरफ कर लेता है। वहीं कुमार रामू काका के साथ कुछ नौकरों को ले शशि जी को वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद सब गंगा घाट पर थे, जहां ऑफिस शशि जी के घर काम करने वाले लोगों के साथ मीरा के खास लोग थे। इनको आग कौन देगा? पंडित जी अपनी मंत्र पर सभी की ओर देखने लगते हैं। सिद्धार्थ सर देंगे, कुमार सामने आते हुए बोला। नहीं, मीरा देगी। इतना बोल सीड मीरा को आगे लेके आता है, जो अभी भी रो रही थी। सीड के ये बोलने पर सब उसके तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में लड़कियां कभी आग नहीं देती। बेटा, आप अगर उनको आग देना चाहते हो तो दे सकते हो, पर मीरा बिटिया। ये सब इतना बोल पंडित जी इधर उधर देखने लगे।
अंकल के लिए उनकी बेटी उनका बेटा थी। उनके आत्मा को शायद मीरा के आग देने से ज़्यादा शांति मिले। आप मंत्र पढ़िए सीड सभी की और एक बार देख पंडित जी से बोलता है। सीड को ऐसे बोलते देख सब चुप हो जाते हैं। सबको कहीं ना कहीं ये सही लग रहा था। पंडित जी मसाल देते हैं। सीड आगे बढ़ मीरा को वो पकड़वाते हुए शशि जी को अंतिम विदाई दे देता है। सबके आंखों में आंसू था। कुछ घंटों तक वहीं रुकने के बाद सब वहां से निकल गए। अभी बस सीड, मीरा, कुमार और रामू काका थे। वाह बेटा, ये शशि जी की अटिया है, इसको आप गंगा में प्रवाहित कर देना। इतना बोल पंडित जी सीड की ओर शशि जी के अस्थिया बढ़ा देता है। सीड उनसे वो अस्थिया ले मीरा की हाथों में दे देता है। मीरा के आंखों के तो आंसू भी सूख गए थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथों में अस्थियता डाल सीड उसको कंधे से पकड़ आगे की ओर बढ़ने लगता है। सब घर पर थे। मीरा आते ही ऊपर भाग गई। वही कुमार, सीड और संध्या वही नीचे लिविंग रूम में थे। मीरा खुद को कैसे संभालेगी? उसके लिए तो जो थे वो अंकल ही थे। संध्या सोफे पर बैठते हुए बोली, यही मैं भी सोच रहा हूँ। इतना बोल कुमार सीड की ओर देखने लगता है। सीड के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस कुछ सोचे जा रहा था। हमें लगता है तुम्हें एक बार मीरा के पास जाना चाहिए। उसको शायद तुम्हारी ज़रूरत होगी। अंकल इसलिए मीरा की शादी करवाना चाहते थे कि उनके जाने के बाद मीरा के साथ कोई अपना हो। बहुत देर तक सीड को कुछ ना बोलता देख कुमार उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है, हम। सीड सिर्फ इतना बोल वहीं बैठ जाता है। कुमार और संध्या दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सीड बैठा था, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन बजते देख सीड उसको उठाता है। भाई, आपने न्यूज़ देखी? आपके ससुर जी तो, मुझे पता है। प्रेम को बीच में ही रोक सीड बोलता है, अच्छा तो क्या हम सब आए? भाभी से मिलने कनिका भाभी भी आना चाहती है। भाभी, क्या तुम पागल हो? तुम्हें उन्हें भी ये सब बता दिया और अभी वो किस हालत में है इसका भी नहीं सोचा? क्या तुम कभी बड़े नहीं हो सकते? सीड गुस्से से प्रेम को बोला। प्रेम को लगा जैसे अगर उसका भाई उसके सामने होता तो आज उसकी अच्छी से लगते वाली थी। मैंने कुछ नहीं बताया। आप भूल रहे हो, सीमा भी है हमारे साथ, उसी ने बताया हो शायद। प्रेम डरते हुए बोला, जो भी हो भाभी या किसी भी और को ऐसे कुछ करने से रोको वरना तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। इतना बोल सीड ने फ़ोन कॉल ख़त्म कर दिया। वो फ़ोन जैसे ही अपने फ़ोन को पॉकेट में रखने वाला था तभी उस पर एक मैसेज आया, भाई ये लास्ट टाइम एडवाइस मान लो मेरी। भाभी को अभी आपकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रहो। क्या पता उनको आपके प्यार का एहसास हो जाए और आपकी नया पार उद्धरण चिन्ह। प्रेम का ये मैसेज पढ़ सीड फ़ोन अपने पॉकेट में रख ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। मीरा के कमरे में अंधेरा था। उसमें उस कमरे से सिर्फ किसी के सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। ये सुन सीड तेज़ी से कमरे की लाइट ऑन कर पलंग के कोन में बैठ रो रही थी। उसको ऐसी रोते देख सीड दौड़ के उसके तरफ भगा। सीड तेज़ी से जा मीरा को अपने गले लगा लेता है। मीरा बस सुन होके बैठी थी। उसके तरफ से कोई हरकत ना देख सीड उसको अपने गोद में उठा बिस्तर पर बैठा देता है। मीरा बस उदास सा चेहरा बना कुछ सोचे जा रही थी। सीड उसके तरफ पानी का ग्लास बढ़ता है। किसी के जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतना बोल सीड मीरा के चेहरे का आंसू पोंछता है। मैं डैड के बिना क्या करूंगी? इतना बोल मीरा सीड के गले लग जाती हैं।